So students, as we are talking about that the factors that affect the choice of capital budgeting, it means वे घटक जो पूंजी ढांचे के चयन में मदद करते हैं। आइए हम उनके कुछ स्टेप्स को स्टेप्स बाय स्टेप समझते हैं, मतलब कुछ बिंदुओं को एक एक करके समझते हैं। जैसे कि अभी तक आपने कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या समझा, कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होता है, डेट और इक्विटी यानी ऋण और समता का ऐसा अनुपात लिया जाता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या गेन किया जा सके, प्रॉफिट गेन किया जा सके कंपनी के लिए। तो अगर हम डेट की बात करते हैं यहाँ पे यानी ऋण की बात करते हैं, तो ऋण कब बढ़ता है, जब अर्निंग पर शेयर बढ़ता है। अब अर्निंग पर शेयर बढ़ने के बाद इसमें क्या होता है, एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन होता है। फिक्स्ड ऑब्लिगेशन मतलब जैसे हम ऋण की बात करते हैं वहाँ पर ब्याज देना अनिवार्य हो जाता है, एंड दिस इज द फिक्स्ड ऑब्लिगेशन वी आर टॉकिंग अबाउट। सो जो ऋण है उस पर क्या है, ब्याज का दर, जो ब्याज की दर लगती है वो है ज़रूरी होती है देना। और अगर हम इक्विटी की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, शेयर्स इशू करने पड़ते हैं। तो हम जब बात कर रहे थे कि ऐसे कौन से बिंदु हैं या ऐसे कौन से घटक हैं जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर यानी पूंजी ढांचे को प्रभावित करने वाले घटक हैं। अब देखिए, पहला जो इसमें बिंदु या पहला घटक होता है वो है कैश फ्लो यानी रोकड़ प्रवाह। अब क्या हो सकता है, अगर आप इस कैश फ्लो से समझें, मतलब मान लीजिए किसी कंपनी में प्रॉपर कैश फ्लो है, कैश फ्लो इज़ गुड, अच्छा है, तो उस स्थिति में क्या कर सकता है कंपनी डेट यानी ऋण की ओर जा सकता है, क्योंकि जो ब्याज लगेगा वह उसको चुका सकता है। बट इन केस अगर उस कंपनी का कैश फ्लो यानी रोकड़ प्रवाह अच्छा नहीं है तो उसे डेट की ओर न जा करके कहाँ जाना चाहिए, इक्विटी की ओर जाना चाहिए। अब पहले घटक को समझ लिया हमने, आइए दूसरे घटक की ओर चलते हैं। दूसरा घटक क्या है, दूसरा घटक है ब्याज आवरण अनुपात यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब बच्चों, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है कि इसमें हम कितने गुना प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसे हम इस फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं जो कि ICR इज इक्वल्स टू EBIT अपॉन इंटरेस्ट। मान लीजिए हम एक इसे अच्छे से उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे जो हमारा अर्निंग है मान लीजिए 5 लाख है और हमें देना कितना है, 1 लाख। इस स्थिति में हम कितना अर्न कर रहे हैं, 5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम डेट की ओर जा सकते हैं। लेकिन अगर यही जो परसेंटेज हम प्रॉफिट गेन कर रहे हैं ये कम होगा तो उस स्थिति में हम कहाँ जाएंगे, इक्विटी की ओर जाएंगे। हम तीसरे घटक की ओर चलते हैं जो कि कहता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो यानी ऋण भुगतान आवरण अनुपात। दिस इज द स्टेप अहेड टू ब्याज आवरण अनुपात यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। मतलब जो ये वाला जो ऋण भुगतान आवरण अनुपात है ये एक स्टेप आगे होता है ब्याज आवरण अनुपात की। कैसे, इसमें क्या होता है, जो मेन प्रिंसिपल अमाउंट है और इंटरेस्ट है उसको भी ऐड ऑन कर दिया जाता है और उसी के हिसाब से फिर पेमेंट किया जाता है, ठीक है। और उसी के हिसाब से फिर आपका जो प्रॉफिट आप गेन कर रहे हैं उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर हम डेट सर्विस कवरेज रेशियो यानी ऋण भुगतान आवरण अनुपात को सूत्र से समझें तो यह सूत्र जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वह कुछ इस प्रकार है। इसे कह सकते हैं DACR इज इक्वल्स टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डिप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस रिटर्न डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट लिया जाता है या जो मूल अमाउंट लिया जाता है उसको साथ ही उस पर लगने वाले ब्याज की दर को भी हमको क्या करना होता है, वापस करना होता है। तभी क्या कर सकते हैं, हम ये निश्चित कर सकते हैं कि अगर ये वापस करने के बाद भी जो परसेंटेज है प्रॉफिट का अगर हम अच्छा कमा रहे हैं तभी हम डेट यानी ऋण की ओर जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं हमें इससे नुकसान है तो हमें कहाँ जाना चाहिए, इक्विटी की ओर यानी समता की ओर जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं चौथे घटक की ओर। चौथा घटक कहता है विनियोग पर आय यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसे बच्चों इस सूत्र के माध्यम से समझ सकते हैं ROI इक्वल्स टू EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। इसे एक और फॉर्मूले से समझ सकते हैं कि
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब मान लीजिए आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10% है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5%, तो क्या दिख रहा है कि आपको जो रिटर्न मिल रहा है 5% ज़्यादा है। तो इस स्थिति में क्या होगा, आप डेट की ओर जा सकते हैं। लेकिन यह स्थिति अगर उल्टी हो गई, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, आप डेट की तरफ नहीं जाएंगे, आप उसमें कहाँ चले जाएंगे, इक्विटी की ओर जाएंगे। हम पांचवें घटक की ओर आगे बढ़ते हैं। पांचवा घटक कहता है कॉस्ट ऑफ डेट, यानी ऋण की लागत। अब हम जो ऋण ले रहे हैं उस पर कितनी लागत लग रही है, क्योंकि ऋण के बाद हमको क्या चुकाना है, उस पर ब्याज भी चुकाना। मतलब जो मूल है धन ब्याज है, हमें दोनों अमाउंट को चुकाना है। तो हमें ऋण लेते समय यह ध्यान में रखना है कि क्या कंपनी के पास इतना फंड है या कैश फ्लो है कि यह इस अमाउंट को चुका पाएगी, तो ही वो डेट की ओर जाएगा, नहीं तो वो किस तरफ जाएगा, इक्विटी की तरफ जाएगा। इसके बाद जो छठवां घटक है वो है कर दर यानी टैक्स रेट। जैसे बच्चों आप लोग जानते हैं कि ऋण में जब हम डेट की बात करते हैं तो वहाँ पे जो टैक्स का रेट होता है जो है इक्विटी की कंपैरिजन में वो कम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ब्याज लगता है और ब्याज लगने की वजह से कर का दर अपने आप कम हो जाता है। लेकिन यही अगर हम इक्विटी की बात करें तो चूंकि इसमें डिविडेंड्स यानी लाभांश मिलते हैं तो उस पर क्या होता है, टैक्स रेट बढ़ जाता है। तो अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो इस स्थिति में कर टैक्स रेट की स्थिति में डेट की तरफ जाना ही या डेट कंपनी को लेना ही क्या हो जाएगा, उचित माना जाएगा। हम सातवें बिंदु में या सातवें घटक की ओर आएंगे जिसे समता पूंजी की लागत यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल देखते हैं, जिसमें क्या होगा कि अर्निंग पर शेयर इंक्रीज करेगा। इसमें क्या होगा, जब अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा तो डेट को इंक्लूड करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जैसे आप देख रहे हैं कि समता जो पूंजी है उसकी लागत कम हो गई और उससे अर्निंग पर शेयर कम हो गया, तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी कंपनी के लिए और वो कंपनी बंद हो सकती है। और यहाँ पे डेट लेना उचित नहीं होगा और उस कंपनी को किस तरफ जाना पड़ेगा, समता पूंजी की लागत के पॉजिटिव साइड में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जो है रिस्क कम होता है डेट की अपेक्षा। आइए हम अगले घटक की ओर चलते हैं। आठवां घटक हमारा है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, ये उन खर्चों को इंक्लूड करता है जिसमें प्रतिभूतियाँ यानी जो सब्सिडीज़ हैं जो जारी करने में सहायक होते हैं। कौन कौन से सब्सिडीज़ की बात कर रही हूँ और कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे ब्रोकरेज में सब्सिडी मिलती है या ब्रोकरेज के लिए एक्सपेंस लगता है। उसके अलावा जो हम दूसरे एक्सपेंसेस करते हैं, इन एक्सपेंसेस को अगर बियर कर सकती है कोई कंपनी तो बिल्कुल डेट की ओर जा सकती है या इक्विटी की ओर जा सकती है। लेकिन अगर इन फ्लोटेशन कॉस्ट को बियर नहीं कर सकती तो बट सिंपल एंड सो सिंपल इज़ दैट कि उस कंपनी को बैंक लोन की तरफ चले जाना चाहिए। हम नौवें की बात करते हैं जो कि है जोखिम विचार यानी रिस्क कंसिडरेशन। रिस्क कंसिडरेशन बच्चों दो तरीके से होता है। पहला होगा परिचालन या ऑपरेटिंग अथवा व्यावसायिक रूप से, मतलब ऑपरेशन के समय मान लीजिए कुछ कार्य कर रहा है, मशीनें खराब हो गई, वहाँ पे रिस्क है, इस तरह के रिस्क भी हो सकते हैं। और वित्तीय जोखिम यानी फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क में जो प्लानिंग की है उस प्लानिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं हो रही, वो क्रियाएं नहीं चल रही हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वित्तीय जोखिम आएगा। तो इन दो ये जो जोखिम होते हैं ये भी ऐसे घटक हैं जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर को चयन करने के लिए क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की यानी लोचशीलता की। जो डेट होता है वो फास्टर बोरोइंग कैपेसिटी को कम कर देता है। फास्टर बोरोइंग कैपेसिटी मतलब और अधिक ऋण लेने की क्षमता, क्योंकि एक बार ऋण ले लिया है अब आप दोबारा ऋण नहीं ले सकते। तो इस स्थिति में क्या होता है, इक्विटी पे जाना
उचित होता है। लेकिन अगर कंपनी में इतना फंड है कि वो और ऋण ले सकता है तो उसी स्थिति में डेट की ओर जाना चाहिए, और तभी यहाँ पे लोचशीलता यानी फ्लेक्सिबिलिटी वाला घटक जो है वो महत्व करता है। वो महत्वपूर्ण बिंदु जो होता है जो यह बताता है कि इस समय पूंजीगत ढांचे का किस तरीके से चयन करना है। फिर बात आती है नियंत्रण की यानी कंट्रोल की। यहाँ पे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, अब क्या होता है इस स्थिति में, क्या होता है कि नियंत्रण किसका होगा, शेयर होल्डर्स का होगा। तो शेयर होल्डर्स क्या चाहेंगे कि जो अंश हैं वो और किसी को ना दिया जाए, क्योंकि जो भी नए शेयर होल्डर्स आएंगे वो क्या करेंगे, अपने कंपनी में क्या अपना भी कंपनी में पार्टनरशिप चाहेंगे या अपना परसेंटेज चाहेंगे। इससे क्या होगा, जो पुराने शेयर होल्डर्स होंगे उनका स्वामित्व कम हो जाएगा। तो इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, डेट को जाना उचित होता है। और क्योंकि डेट पर जाने पर ब्याज दर देनी पड़ती है, हालांकि ये ज़्यादा रिस्की होता है, लेकिन ये सबसे सस्ता तरीका होता है जिससे कि फंड को रेस किया जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है। फिर बात आती है 12वें घटक की, जो कि है वैधानिक ढांचा यानी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब बच्चों सिंपल सी बात है कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं वो शासन ने या भारतीय शासन ने जो भी नियम बनाए हुए हैं उसके अंतर्गत ही करना है। कभी भी आप इन नियमों का उल्लंघन करेंगे तो आपको क्या होना, हैवी पेनल्टी देना पड़ता है। इसी तरीके से हम फाइनेंशियल प्लानिंग या हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि कोई भी डिसीजन लेते समय या कहीं से भी फंड्स लेते समय हमें जो भी फंड लेना है उस समय रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का ध्यान में रखना है, जो कि सेबी ने निर्मित किए हुए हैं। उन्हीं नियमों के तहत उन्हें अपने वित्तीय प्लानिंग को आगे बढ़ाना है और उस पर अमल करना है। अगर इन नीतियों का पालन नहीं किया जाता है तो उस कंपनी पर क्या होता है, हेवी पेनल्टीज लगती है और ऐसी भी संभावनाएं हैं कि वह कंपनी बंद भी हो जाएगी। इसके आगे हम बढ़ते हैं 13वें घटक की ओर, जो कि है शेयर बाजार की स्थितियां। बच्चों देखिए, दो स्थितियां आती हैं जब शेयर कब जाता है, ऊपर जाता है शेयर बाजार यानी बूम की स्थिति, और एक बार शेयर बाजार कब जाता है, डिप्रिसिएशन यानी मंदी की स्थिति। अब जब बूम पर जाएगा तब क्या होगा, उस समय क्या होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्जन करें, और जब वो डिप्रिसिएशन में जाएगा तो वो क्या चाहेंगे कि हम नुकसान में ना रहें, जितना डिबेंचर इशू करा सकते हैं इशू करा लें। तो इस स्थिति में शेयर बाजार की स्थितियों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। अंतिम बिंदु कहता है या अंतिम घटक कहता है कि अन्य कंपनियों का पूंजी ढांचा यानी कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। देखिए, एक तरह का व्यवसाय जो कंपनियां कर रही हैं, हो सकता है कि उनका कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो एक जैसा हो, या 3:1 हो या 4:1 हो, जो भी हो, 3:1 हो या 3:2 हो। लेकिन जो कंपनियां अलग बिजनेस कर रही हैं वो सेम फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर या कैपिटल स्ट्रक्चर फॉलो करेंगी, ये वाजिब नहीं होगा, क्योंकि व्यवसाय जब अलग हो जाते हैं तो उनका कैपिटल स्ट्रक्चर और उन कंपनियों का कैपिटल स्ट्रक्चर भी अलग हो जाता है, क्योंकि कौन सा व्यवसाय किस तरीके से लाभार्जन कराएगा ये मार्केट ही बताएगा। तो उसमें किस तरह के अनुपात रखना है डेट और इक्विटी का, इसके लिए फाइनेंशियल मैनेजर को जो है मार्केट एनालिसिस करना चाहिए और उसके बाद ही डिसाइड करना चाहिए कि उस कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होगा या पूंजी ढांचा होगा वो किस तरीके का होगा। तो बच्चों, इस तरीके से हमने उन फैक्टर्स यानी उन घटकों को जाना जो कि पूंजी ढांचे के चयन को प्रभावित करती हैं। आइए इसके आगे हम बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है और वर्किंग कैपिटल क्या होता है। लेकिन हम इन दोनों को एक एक करके समझेंगे डिटेल में, और ऐसे कौन से फैक्टर्स रहते हैं जो इन दोनों को अलग अलग तरह से अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं फिक्स्ड कैपिटल से, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होते हैं। ये सारी फिक्स संपत्तियां या स्थायी संपत्तियां होती हैं जिन्हें कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या किया जाता है, जिनमें निवेश किया जाता है। ये संपत्तियां कैसे हो सकती हैं, भूमि, मकान, मशीनें,
ये सारी जो संपत्तियां हैं इन्हें हम कहते हैं स्थायी पूंजी या फिक्स्ड कैपिटल। बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि फिक्स्ड कैपिटल स्थायी पूंजी है, तो बट ऑब्वियस ये दीर्घकालीन समय के लिए इसमें विनियोग किया गया है। अब क्या इनमें विनियोग इनको बेचने के लिए किया गया है? नहीं, इनमें जो विनियोग किया गया है इन्हें बेचने के लिए नहीं, बल्कि इन्हें दीर्घकालीन रूप में इनसे प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया गया है। सामान्य रूप से देखें, अगर कोई व्यक्ति या बिजनेसमैन प्लांट डालता है या फैक्ट्री शुरू करता है तो उसमें जो मशीनें लगाता है या जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, क्या उसको वो बना करके बेच देता है? नहीं, वहाँ पे वो क्या करता है, अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाता है और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जो भी आउटपुट आता है वो उसका प्रॉफिट मार्जिन लेके वो शुरू करता है। ये हुआ आपका फिक्स्ड कैपिटल यानी स्थायी पूंजी। अब बात आती है कि स्थायी पूंजी का प्रबंध कैसे किया जाए, यानी मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो दीर्घकालीन निवेश होते हैं इन्हें दोबारा बेचने के उद्देश्य से इनमें निवेश नहीं किया जाता। इनमें निवेश करने से पहले बहुत सोच समझकर निवेश किया जाता है, क्योंकि जैसे ये फिक्स्ड कैपिटल आप स्थायी पूंजी सुन रहे हैं, इनमें जो निवेश होता है इसमें जो कैश होता है बहुत अच्छी बड़ी मात्रा में लगता है या एक महंगा निवेश होता है। इसमें छोटे छोटे निवेश सम्मिलित नहीं होते, इसलिए इसमें निवेश करने से पहले मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से विचार कर लेना चाहिए कि क्या उनके व्यवसाय में इन चीज़ों की आवश्यकता है। यदि कोई नया व्यवसायी अपना नया व्यवसाय शुरू कर रहा है और उसने डिसाइड कर लिया है पक्का कि अब वो व्यवसाय शुरू करेगा, तभी उसे उन फिक्स्ड कैपिटल यानी जिन चीज़ों की आवश्यकता है अपने व्यवसाय को शुरू करने के लिए उसमें निवेश करना चाहिए। अगर वो अपने डिसीजन पे थोड़ा भी उसे ऐसा लगता है कि नहीं वो अभी भी सहमत नहीं है, तो उसे फिर से एक बार सोच लेना चाहिए इन फिक्स्ड कैपिटल पे निवेश करने से पहले, क्योंकि ये महंगे निवेश हो सकते हैं। आइए अब हम उन फैक्टर्स की बात करते हैं या उन घटकों की बात करते हैं जो कि स्थायी पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करते हैं। इसमें पहला फैक्टर आप जो देख रहे हैं वो व्यवसाय की प्रकृति यानी नेचर ऑफ बिजनेस होता है। अब व्यवसाय दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, दूसरा होता है ट्रेडिंग यूनिट। जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो होता है उसे हम निर्माणी व्यवसाय कहते हैं और ट्रेडिंग बिजनेस जो होता है वो उसे व्यापारिक व्यवसाय कहते हैं। अब जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग से आप क्लियरली समझ सकते हैं कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में किन चीज़ों की आवश्यकता है। भूमि रहेगी तब वहाँ प्लांट बनेगा, प्लांट बनेगा तभी वहाँ मशीनें रहेंगी वहाँ रॉ मटेरियल्स आएगा, फिर उसमें लेबर्स लगेंगे और बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, तो वहाँ पे स्थायी पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा मात्रा में है। अब व्यापारिक व्यवसाय की बात करें, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पे किसी वस्तु के प्रोडक्शन में या किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में जो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, लेकिन व्यापारिक व्यवसाय में क्या करना है, उस प्रोडक्ट को खरीदना है और फिर उसको बेचना है। यहाँ पर जो स्थायी पूंजी की आवश्यकता कम है या नहीं है, तो हम व्यवसाय की प्रकृति से भी समझ सकते हैं, या वो पहला घटक है जो कि यह बताएगा कि उसे स्थायी जो पूंजी है उसकी आवश्यकता है या नहीं, या कितनी है। उसके बाद हम दूसरे घटक की ओर चलते हैं। दूसरा घटक कहता है क्रियाओं का मापदंड यानी स्केल ऑफ ऑपरेशन सिस्टम। देखिए, अब व्यवसाय छोटे पैमाने पे भी हो सकते हैं, बड़े पैमाने पर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर व्यवसाय छोटे पैमाने पर हैं तो उनमें बट ऑब्वियस है कि क्या होगा, फिक्स्ड कैपिटल जो लगेगा या स्थायी पूंजी लगेगी वो कम मात्रा में लगेगी, और यदि जो व्यवसाय है वो बड़े मात्रा में होगा तो वहाँ पर जो स्थायी पूंजी लगेगी वो बड़ी मात्रा में लगेगी। तीसरे फैक्टर या तीसरे घटक को समझते हैं, तो तीसरा घटक कहता है पद्धति का चयन यानी चॉइस ऑफ टेक्निक्स। अब देखिए, बहुत सारी कंपनीज या फर्म्स ऐसी होती हैं जो कि आधुनिक मशीनों का यूज़ करती हैं। अब उन टेक्नोलॉजीज़ को बनाए रखना और मार्केट में, कौन से मार्केट में, बिजनेस मार्केट में, है ना, बिजनेस के एनवायरनमेंट में अपने आप को बनाए रखने के लिए उस फर्म को क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आप देखते हैं मोबाइल में ऐप या सॉफ्टवेयर जो डले होते हैं वो क्या होते हैं, अपडेट होते रहते हैं, वैसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है, और उसमें जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं, जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं वो टाइम टू टाइम जो होते हैं एडवांस स्टेज में जाते हैं। तो
उस पर ध्यान रखते हुए यहाँ पर जो है स्थायी पूंजी में ज़्यादा निवेश की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद चौथे हम आगे बढ़ते हैं, तो चौथा जो घटक है वो कहता है तकनीक उत्थान एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। अब जैसे कि मैंने आपको सॉफ्टवेयर्स की बात की, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि बहुत सारे फर्म्स में, मैंने जैसे कि आपको पहले के चैप्टर में बताया था कि एक कम्युनिकेशन चैनल का काम करते हैं। तो ऐसे और भी कई सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके माध्यम से आप अपने काम पर कंट्रोल रख सकते हैं, अपने काम पर निरीक्षण रख सकते हैं। तो इन सॉफ्टवेयर्स को टाइम टू टाइम क्या अपग्रेडेशन या अपडेशन की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से यहाँ स्थायी पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा होगी। जो नेक्स्ट बिंदु है या पांचवा घटक है वो कहता है विकास की संभावनाएं। जिन व्यवसाय में विकास की ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं होंगी वहाँ पे क्या होगा, स्थायी पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा होगी। लेकिन जिन व्यवसायों में जो ग्रोथ है यानी विकास, उसकी संभावना कम होंगी या नहीं होंगी, वहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल यानी स्थायी पूंजी की आवश्यकता कम होगी या फिर नहीं होगी। इसके बाद अगले घटक की बात आती है जिसे कहते हैं डिवर्सिफिकेशन यानी विविधीकरण। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई बिजनेसमैन एक बिजनेस कर रहा है लेकिन वो अपने प्रोडक्ट लाइन को बढ़ाना चाहता है। प्रोडक्ट लाइन मतलब अपना रेंज बढ़ाना चाहता है। मान लीजिए वो कपड़े व्यवसाय में है, तो मान लीजिए अब वो सब्जी के व्यवसाय में या भोजन के फूड जोन में जाना चाहता है। तो अगर वो डिवर्सिफिकेशन करता है तो उसके लिए उसको फिक्स्ड कैपिटल की यानी स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी। इसके बाद आती है बात वित्तीय व्यवस्था विकल्प यानी फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम दो चीज़ों की बात करेंगे, एक तो नगद की बात करेंगे और दूसरे पट्टेदारी यानी लीजिंग की बात करेंगे। अगर व्यवसाय नगद में हो रहा है तो वहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल की आवश्यकता ज़्यादा मात्रा में होगी। लेकिन अगर व्यवसायी है, उसको जो प्रोडक्ट्स चाहिए या रॉ मटेरियल चाहिए या मशीनें चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए, वो अगर उसे पट्टेदारी या लीजिंग में या किराए पे अगर मिल जाती हैं तो यहाँ पे उसको फिक्स्ड कैपिटल की आवश्यकता कम होगी या स्थायी पूंजी की आवश्यकता कम होगी। क्योंकि अगर मान लीजिए उसे वो मशीनें, मान लीजिए मशीनों की बात करते हैं, अगर वो लीजिंग में मिल जाती हैं तो वह थोड़ी थोड़ी रकम करके उसको चुका सकता है। लेकिन अगर उसे नगद भुगतान करना हो तो उसे एक साथ अच्छी बड़ी खासी रकम देनी होगी। तो इसीलिए जब नगद की बात करते हैं तो वहाँ पे स्थायी पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा मात्रा में होगी, और जहाँ लीजिंग यानी पट्टेदारी की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होगी, स्थायी पूंजी की आवश्यकता कम होगी या नहीं होगी। फिर अंतिम घटक है वो कहता है सहायकर्ता का स्तर यानी लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। जब एक फर्म अकेले काम कर रही है तो उसी पर सारा बोझ होगा फिक्स्ड कैपिटल का। लेकिन मान लीजिए 2-3 फर्म एक साथ मिलकर काम कर रही हैं तो वो जो प्रेशर होता है फिक्स्ड कैपिटल का वो थोड़ा थोड़ा हर फर्म में डिवाइड हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, फिक्स्ड कैपिटल का जो बोझ होता है वो कोलैबोरेशन की वजह से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है या अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। तो बच्चों, ये वो घटक थे जो स्थायी पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करते थे। आइए अब जानते हैं कि पूंजी बजटिंग क्या है। ये टेक्निकल वर्ड मैंने पहले भी यूज़ किया है। पूंजी बजटिंग क्या होती है, जो स्थायी संपत्ति में विनियोग संबंधित निर्णय लेने से है, ठीक है, जिनसे लंबे समय तक आय की प्राप्ति हो सकती है। जैसे कि ये स्पष्ट है कि इसे हम क्या कर सकते हैं कि लंबे समय तक स्थायी पूंजी जो भी हम खरीदते हैं उसके लिए जब डिसीजंस लिए जाते हैं तो उसे हम कैपिटल बजटिंग कहते हैं, ये परिभाषा कहती है। और इसके अंतर्गत क्या होता है, जब लंबे समय की बात आ रही है तो ऑब्वियसली थोड़ा ये जोखिम भरा भी होगा। फिर क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि इन डिसीजंस को बाद में चेंज भी नहीं किया जा सकता होगा, ऐसा भी हो सकता होगा। अब इन पॉइंट्स को हम थोड़े से डिटेल में समझेंगे किस मुद्दे पर, कि जब हम बात करेंगे कि फिक्स्ड कैपिटल या कैपिटल बजटिंग का महत्व या इम्पोर्टेंस क्या है। ये चारों पॉइंट जो मैंने आपको गिनाए, पहला दीर्घकालीन वृद्धि, दूसरा भारी विनियोग से संबंधित, तीसरा जोखिम पूर्ण कार्य और अपरिवर्तनीय निर्णय चौथा, ये जो चारों पॉइंट हैं वो कैपिटल बजटिंग को आप डिटेल में समझा सकते हैं।
अगर हम बात करें दीर्घकालीन वृद्धि की यानी लॉन्ग टर्म ग्रोथ की, तो इसमें जो एक्सपेंस या फिक्स्ड कैपिटल को हम डिसाइड करते हैं कि कैपिटल लगाना है या निवेश करना है फिक्स्ड एसेट्स लेने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए रहते हैं। अब प्लांट लिया है या कोई मशीन ली है तो आज यूज़ करेंगे या 2 महीने यूज़ करेंगे, तीसरे महीने छोड़ देंगे या बेच देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो वो क्या हो गई, लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए हुई। उसी तरह अब भारी विनियोग से संबंधित होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व। कैसे, अब मशीन लेना है तो कोई हज़ारों में तो मिलेगी नहीं, कम से कम मशीन 2-3 लाख की मिलेगी या उससे भी एक्सपेंसिव या महंगी हो सकती है। तो इसमें जो विनियोग होता है भारी मात्रा में फंड का होता है। तीसरी बात कर रहे हैं कि जोखिमपूर्ण रिस्क इन्वॉल्व। अब हमने जो डिसीजन लिया है क्या वो एप्रोप्रिएट है, क्योंकि इतना फंड तो फंस चुका है। क्या हमने जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उस मशीन को खरीदा है, क्या हमारे उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है, ये रिस्क इन्वॉल्व है, इसमें नहीं हो रही तो बहुत मुश्किल है। अब जब ये हम फिक्स्ड कैपिटल की बात कर रहे हैं, कैपिटल बजटिंग की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो निर्णय लिए जाते हैं वो अपरिवर्तनीय निर्णय होते हैं, अर्थात इररेसिस्टिबल डिसीजन होते हैं। मतलब जो डिसीजन ले लिया अब उसको बदला नहीं जा सकता, अब उसी के साथ काम करना पड़ता है। तो बच्चों इस तरीके से हमने कैपिटल बजटिंग को समझा और उसके इम्पोर्टेंस को समझा। आइए अब हम वर्किंग कैपिटल क्या होता है इसे डिटेल में जानेंगे। बच्चों हम वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे थे, जिसे हिंदी में हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। अब कार्यशील पूंजी होती क्या है, तो जनरल लैंग्वेज में अगर आपको मैं समझाऊँ तो रोज़मर्रा के व्यवसाय में हम जो खर्च करते हैं उसे हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। मान लीजिए हमें अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या बिल्डिंग है उसका रेंट देना है, या कोई बिल पे करना है, या अपने लेबर्स को पेमेंट करना है, ये सारी चीज़ें कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आई हैं। अगर हम इसे प्रॉपर बुकिश लैंग्वेज में समझें तो इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कार्यशील पूंजी से आशय व्यवसाय के अल्पकालीन संपत्तियों से है, जैसे कि स्टॉक, और अल्पकालीन दायित्व जैसे कि लेनदार, देय बिल इत्यादि के विनियोजित पूंजी से है। बच्चों इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं कि फिक्स्ड कैपिटल जो मैंने आपको बताया था यानी स्थायी पूंजी वो दीर्घकालीन इन्वेस्टमेंट था। ये जो कार्यशील पूंजी है वो शॉर्ट टर्म यानी कम समय के लिए अल्पकालीन इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अगर हम संक्षेप में कार्यशील पूंजी को कहें तो कार्यशील पूंजी होती है वो सभी चालू संपत्तियां और जो चालू दायित्व होते हैं उनके अनुरूप तय की जाती है। अब अगर हम बात करें तो कार्यशील पूंजी के 2 प्रकार होते हैं। एक तो सकल कार्यशील पूंजी, इनमें वे सभी चालू संपत्तियां जैसे कि नगद, प्राप्त बिल, पूर्व पत्र, ये सभी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। और अगर हम दूसरे प्रकार की बात करें तो है शुद्ध कार्यशील पूंजी। इसमें जो होता है चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों के अंतर को हम शुद्ध कार्यशील पूंजी से समझ सकते हैं। अगर हम धनात्मक वर्किंग कैपिटल की बात करें तो वो कब प्राप्त होगा, जब चालू संपत्तियां जो होंगी चालू दायित्व की अपेक्षा ज़्यादा होंगी तो वहाँ पे धनात्मक कार्यशील पूंजी प्राप्त होगी, और जब चालू संपत्तियाँ चालू दायित्व की अपेक्षा कम मात्रा में होंगी तब वहाँ पे हमें ऋणात्मक वर्किंग कैपिटल यानी ऋणात्मक कार्यशील पूंजी प्राप्त होंगी। अब प्रश्न उठता है कि कार्यशील पूंजी की आवश्यकता क्यों है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोज़मर्रा के जीवन में अगर हम देखें तो किसी व्यवसाय को चलाने के लिए जो रोज़मर्रा के खर्च होते हैं उसके लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। अगर इसको एक अच्छे से उदाहरण से समझें तो उदाहरण में समझ सकते हैं कि प्लांट हमने लगा लिया या किसी व्यवसायी ने एक फैक्ट्री डाली। अब उसने क्या किया, प्रोडक्शन स्टार्ट किया, उसने रॉ मटेरियल लिए, रॉ मटेरियल को अब फाइनल गुड या अंतिम उत्पाद तक पहुंचाने के लिए उसे जो भी खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है, वो उसकी चालू संपत्तियों में या कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो कार्यशील पूंजी है उसकी आवश्यकता यहाँ पे होती है, क्योंकि इसमें हम बिल भी पे कर रहे हैं, रोज़मर्रा के खर्च भी ले रहे हैं, वेतन भी दे रहे हैं, ठीक है। तो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता इन जगहों पर होती है। अब आवश्यकता भी समझ में आ गई। अब आते हैं उन घटकों या फैक्टर्स की तरफ जो कि प्रभावित करते हैं कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को।
चलिए पहला घटक देखते हैं या पहला फैक्टर देखते हैं जो कि है व्यवसाय की प्रकृति यानी नेचर ऑफ बिजनेस। जैसे बच्चों मैंने आपको फिक्स्ड कैपिटल में भी बताया था कि जो बिजनेस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है निर्माणी व्यवसाय यानी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, और दूसरा होता है व्यापारिक व्यवसाय यानी ट्रेडिंग बिजनेस। अब निर्माणी व्यवसाय में चूंकि बहुत सारा कार्य इंक्लूड है और उसमें इन्वेंटरी भी हमको मैनेज करनी है, इन्वेंटरी मतलब स्टॉक रखना है सब चीज़ों का, तो उसके लिए क्या होगा, अधिक वर्किंग कैपिटल लगेगा यानी अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, वहीं पे हम अगर बात करें व्यापारिक व्यवसाय की, अब इसमें क्या होता है कि जो फाइनल गुड है उसको खरीदा और उसको तुरंत बेच दिया, मतलब उसका इन्वेंटरी जो है मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं। और कई बार ऐसा होता है खरीदने के पहले ही खरीदने का सौदा हुआ और यहाँ पे उन्होंने बेचने का भी सौदा कर दिया, मतलब अपने पास इन्वेंटरी रखी ही नहीं। तो इस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता यानी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। जो सेकेंड फैक्टर हम बात करेंगे, सेकेंड फैक्टर है क्रियाओं का स्तर यानी स्केल ऑफ ऑपरेशंस। जब बड़ी स्केल पे या कोई व्यवसाय बड़े स्केल पे काम करता है तो वहाँ अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी, क्योंकि बहुत सारे कार्य उसमें इंक्लूड है, रोज़मर्रा के खर्चे हैं उसमें। और जब कोई व्यवसाय है जो छोटे स्तर पे चल रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, कम वर्किंग कैपिटल की यानी कम जो है कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। तीसरे घटक की ओर आगे बढ़ते हैं, व्यावसायिक चक्र जिसे कि बिजनेस साइकिल कहते हैं। जैसे कि स्क्रीन में आप बिजनेस साइकिल देख रहे हैं, बिजनेस साइकिल में फर्स्ट फेज रिसेशन दिखा रहा है, फिर बूम होता है, फिर उसका डिप्रेशन होता है, उसके बाद होता है रिकवरी। अब बूम वाले फेज में हम समझते हैं जब कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, उस स्थिति में भी क्या होता है, वर्किंग कैपिटल, चूँकि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, व्यवसाय में बहुत सी इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ेगी, तो उस स्थिति में क्या होगा, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा। अब डिप्रेशन में आते हैं, वहाँ पे बिजनेस चल ही नहीं रहा है तो इन्वेंट्री क्यों मैनेज करनी है, या रोज़मर्रा के खर्च भी कम हो जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मौसमी घटक यानी सीजनल फैक्टर्स। मान लीजिए हमारा कोई ऐसा व्यवसाय है जो कि सीज़न बेस्ड है, तो सीज़न बेस्ड व्यवसाय है तो वो एक पर्टिकुलर सीज़न में ही चलेगा। ठीक है, अब वो सीज़न टू सीज़न डिपेंड करेगा। मान लीजिए कोई फलों का व्यवसाय ही है, मान लीजिए वो फल उस सीज़न में आते हैं, अब वो पर्टिकुलर उसी सीज़न में आएंगे तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा। लेकिन उस व्यवसाय का अगर सीज़न ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सीज़न ख़त्म हो जाएगा और वहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल कम लगने लगी। अभी छोटे से ही एक एग्जाम्पल को समझते हैं। इस कोविड पेंडेमिक के सेशन में आपने देखा, या कोविड पेंडेमिक ने आपने नोटिस किया कि जो सैनिटाइज़र पहले लोग बिल्कुल यूज़ नहीं करते थे, अब वो बड़ी मात्रा में लोग यूज़ करने लग गए हैं। जो मास्क पहले लोग यूज़ नहीं करते थे, अब वो लोग बड़ी मात्रा में यूज़ करने लग गए। तो ये एक सीज़न के तौर पे आया है, कुछ सालों बाद ये पेंडेमिक चला जाएगा और इनका भी व्यवसाय खत्म हो जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, ये सीज़न ख़त्म हो जाएगा। तो अभी इस समय ये मास्क हुआ या फिर हुआ ये हम जो सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, इनका सीज़न चल रहा है या इनका समय चल रहा है, तो यहाँ पे इनमें जो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा है, और जैसे ही इनका सीज़न ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम होगी। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, इससे आप सीजनल बिजनेस को और दूसरे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फिर हम बात करेंगे अगले फैक्टर की, जो कि है उत्पादन चक्र यानी प्रोडक्शन साइकिल। अब प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है बच्चों, जब किसी रॉ मटेरियल को यानी कच्चे माल को फिनिश्ड गुड यानी अंतिम उत्पाद तक पहुंचाने में, ठीक है, और अंतिम उत्पाद तक पहुंचा दिया, अब उसके बाद क्या होगा, उसको सेल करके वापस बिजनेस में पैसा आने तक जो चक्र चलता है उसे हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन साइकिल के अंदर लेंगे। अब जितना चक्र ये बड़ा होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्यशील पूंजी ज़्यादा लगेगी, और ये चक्र जितना छोटा होगा वहाँ पे कार्यशील पूंजी की आवश्यकता उतनी ही कम होगी। इसके बाद हम अगले घटक की ओर आते हैं, जो कि है उधार उपलब्ध कराना यानी क्रेडिट अलाउड। जब कोई व्यवसायी अपने
साथ जो व्यवसाय कर रहे हैं उनको उधार पर वस्तुएं देता है, ठीक है, या उधार पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर नगद पे कार्य कर रहा है तो वो उसको क्या होगा कि वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता कम होगी, ठीक है। मान लीजिए आप ही देखते हैं एक किराने स्टोर में, अगर आप किराना लेने जाते हैं, वहाँ पे क्या किया आपने, उधार में सामान लिख दिया। अब उसने आपको सामान तो दे दिया, लेकिन आप उसको पैसे जब वापस करेंगे तब जा कर के वो दुकान से अपने लिए और सामान लाएगा ताकि कस्टमर्स को बेच सके। लेकिन अगर स्थिति उल्टी हो तो आपने तुरंत पैसा दिया, सामान लिया, तो वो क्या करेगा, उसी पैसे से क्या करेगा, अपने लिए जितनी ज़रूरत की आवश्यकता की सामान होगी वो तुरंत फिर से दुकान के लिए दोबारा ले आएगा। तो इस एग्जाम्पल से हम उधार उपलब्ध कराना यानी क्रेडिट अलाउड को समझ सकते हैं। फिर बात आती है उधार सुविधा की प्राप्ति यानी क्रेडिट अवेल्ड। मान लीजिए हमें मिल जाती है कि हम कोई व्यवसाय का कुछ भाग उधार से ले करके, मतलब हमें कुछ रिसोर्सेज की आवश्यकता है, संसाधन मतलब मशीन की आवश्यकता है, लेबर्स की आवश्यकता है, या कोई भी चीज़ की आवश्यकता है, हमें वो उधार में मिल जा रही है, तो हमें उस समय वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता कम होगी। लेकिन हमें अगर उसे नगद पे करना पड़ेगा, उसके बाद हमें वो चीज़ें मिलेंगी, रिसोर्सेस या संसाधन मिलेंगे, तो हमें क्या होगा, अधिक वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। बच्चों ये जो 2 पॉइंट मैंने बताए, उधार उपलब्ध कराना यानी क्रेडिट अलाउड और उधार सुविधा की प्राप्ति यानी क्रेडिट अवेल, ये दोनों पॉइंट थोड़े से क्रिटिकल और थोड़े मिलते जुलते हैं। इसे आप क्लियरली समझेंगे और उसे अपने उत्तर पुस्तिका में सही लिखेंगे, उसके कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम प्रचालन कुशलता यानी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। यहाँ बात आती है कि जब कार्य पूरा हो गया, जब रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स में आ गया, अब फिनिश्ड गुड से वो सेल हो करके उससे जो हमको रिटर्न मिल रहा है वो। अब ये बिजनेस साइकिल जो ये ऑपरेटिंग साइकिल है, जितना लंबा होगा उसमें वर्किंग कैपिटल उतना ज़्यादा लगेगा, और ये ऑपरेटिंग साइकिल जितना कम होगा उसमें क्या होगा, वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी हमें कम लगेगी। फिर बात करते हैं कच्चे माल की उपलब्धता यानी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर हमको जो रॉ मटेरियल चाहिए वो जल्दी उपलब्ध हो जाता है, ठीक है, वो अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, बहुत सारा ना खरीद करके उसे थोड़ा थोड़ा खरीदेंगे, जितनी आवश्यकता उतनी ले लिया, फिर जब आवश्यकता होगी फिर लेंगे, तो उस स्थिति में क्या होगा, हमारा फंड फंसेगा नहीं। अगर ऐसा हुआ कि रिसोर्सेज कम है या रॉ मटेरियल कम है, तो हम क्या करेंगे, उसका इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे, और जब इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे या स्टॉक मेंटेन करेंगे उस समय हमें वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। और इन्वेंट्री नहीं मेंटेन करेंगे, मतलब जब हमें रॉ मटेरियल आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, उस स्थिति में क्या होगा, हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम होगी। 10वां जो हमारे पास घटक है वो है मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन की बात करें तो उस समय जो वस्तुएं होती हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं होती या महंगी होती हैं, ये कह सकते हैं। उस समय हमें वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता अधिक होती है। और डिफ्लेशन के समय जब सारी चीज़ें सस्ते में अवेलेबल हो जाती हैं तो उस समय वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता कम होती है। अंतिम घटक की ओर चलते हैं। अंतिम घटक है प्रतियोगिता का स्तर यानी लेवल ऑफ कंपटीशन। जो प्रतियोगी है उनके साथ मार्केट में कंपटीशन बनाए रखने के लिए, अपने आप को मार्केट में सस्टेन रखने के लिए हमेशा चेंजेस लाने की आवश्यकता है, कुछ इनोवेटिव करने की आवश्यकता है, और इन सभी एक्टिविटीज़ के लिए वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है। तो इस स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होगी। तो बच्चों ये वो घटक थे जिसके लिए वर्किंग कैपिटल जो है उसको क्यों चाहिए वो प्रभावित करते हैं। तो बच्चों इस तरीके से ये चैप्टर हम ख़त्म करते हैं, और मैं आशा करती हूँ आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इसे अच्छे से लिखेंगे।